अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाजरीन, कश्मीर जल रहा है और बेज़मीर माशरा और इक़्तिदार और ताकत के नशे में धुत नरेंद्र मोदी पर न सिर्फ प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि वो जो इक़दामात कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर और मकबूजा वादी के अंदर, पूरी दुनिया ने एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है, जो तकवीत दे रही है खित्ते में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को। दूसरी जानिब दावेदार हैं पूरी दुनिया के कि हम दुनिया से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं, बिलखुसूस जनूबी एशिया से, क्योंकि यहाँ के जो दहशत गर्द हैं वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आपने देखा कि 14 साल मुसलसल नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान के अंदर अपने पंजे गाड़े रखे और उन्होंने कहा कि इस खित्ते से बिलखुसूस जब इराक से शुरू हुई है तो एक तवील दास्तान है कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी महज एक कार्ड था। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी महज अपने मफादात को तकवीत देने के लिए, उसे तूल देने के लिए एक वेपन के तौर पर उसे इस्तेमाल किया गया। अगर हकीकत यह है कि आपने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म करना था तो आपका नॉन नेटो एलाई और आपका तस्वीराती शराकतदार हिंदुस्तान, जिसने क़यामत बर्पा की हुई है इस पूरे खित्ते में, बिलखुसूस मकबूजा वादी के बासियों पर जुल्म की इंतहा है। बदमस्त हाथी नरेंद्र मोदी मकबूजा वादी में मजालिम को उरूज पर पहुंचा चुका है, इंतहा पर पहुंचा चुका है। एक और कश्मीरी नौजवान को गायब कर दिया गया है और 6 कश्मीरी फरवरी के महीने में शहीद किए गए हैं, जिसमें 3 नौजवान शामिल हैं। जाली मुकाबलों में कम से कम 50 के करीब, बल्कि 63 के करीब नौजवानों को गिरफ्तार किया, घर घर तलाशी के बहाने 21 घरों को तबाह किया पिछले 3 महीने में, और जो फरवरी का महीना था उसमें 2 घर तबाह कर दिए गए। एक खातून की बेहुरमती की गई, इस्मत दरी के वाकयात वो आपके सामने हैं। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हिंदुस्तान के अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जिस तरह पहले वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट बात करना शुरू कर गए थे, जिस तरह वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के कुछ लोग जो समझ चुके हैं इस बात को कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं वो उनके आने वाले दिनों में उनके लिए सियासत में मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, और डेफिनेटली जहाँ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हों वहाँ तरजीहात बदल जाती हैं। लिहाजा न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने चैलेंज कर दिया है नरेंद्र मोदी को कि किसानों के मामले में आप बिल्कुल गलत हैं। और उन्होंने अपने जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनको पुकारते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ, आप झूठ बोल रहे हो, आप किसानों के साथ ज्यादती कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, भरपूर अंदाज से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर भी प्रेशर नजर आ रहा है कि प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बाज नहीं आ रहा। हमारी भी कोशिश है, हमारी मंशा भी है, और इस हवाले से हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स भी लिए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने श्रीलंका के दौरे में कहा कि हम भारत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम पुरअमन हमसायगी की बात करते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने 27 फरवरी की अपनी ट्वीट में भी इस चीज़ का इजहार कर दिया कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करना चाहता है। DGMOs का लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों जानिब राब्ता हुआ है हॉट लाइन पर, और उसमें सीज फायर का जो मुआहदा था 2003 का, उसकी पासदारी के हवाले से एक कंसेंसस भी नजर आया। लेकिन उसके बावजूद भी मजालिम बढ़ते जा रहे हैं। आखिर दुनिया दबाव क्यों नहीं डाल रही? सिर्फ बयानात की हद तक, महज मफरूजों की हद तक, और 2 से 4 पैराग्राफ शायद हम सबको याद हो गए। मैं अपने मेहमानों से भी आज इसी हवाले से बात करूंगा कि मकबूजा कश्मीर के मामलात पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आपस में मुज़ाकरात के लिए राहें हमवार करनी होंगी। भाषण है ये, यही कह सकते हैं। और ये भी कह दिया जाता है कि दोनों फरीकों को खित्ते में दहशतगर्दी के लिए और इंतहा पसंदी के इकदामात और उसको ख़ास तौर पर काउंटर करने के लिए मकबूजा कश्मीर के मसले को हल करना ज़रूरी है। यही आवाज़ें हमें अक़वाम मुत्तहिदा से भी उठती हुई नज़र आ रही हैं, यही लफ्ज़ी गोलाबारी हम सुनते रहे हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि हिंदुस्तान ने अगर मकबूजा वादी पर मजीद मजालिम ढाए तो उन पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी, जिस तरह ईरान पे पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, जिस तरह उन ममालिक पे पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, जिस तरह इराक है, सीरिया है, शाम है, लीबिया है, ट्यूनिस है, अलजायर है। इसी तरीके से हिंदुस्तान पर भी पाबंदियाँ लगाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन 5 अगस्त से पहले की जो सूरत हाल थी, उस सूरत हाल पर मकबूजा वादी को लाया जाए, यानी आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया गया, उसको अपनी असल हालत में लाया जाए। और जो कश्मीर का एक मुकदमा बैनुल अक़वामी सतह पर ये कहा जा सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में करारदादों की शक्ल में मौजूद है, उस पर मिनोअन अमल दरामद करना ज़रूरी है। लेकिन हम तब मुज़ाकरात करेंगे जब मकबूजा वादी से कर्फ्यू का निफाज ख़त्म किया जाएगा, आर्टिकल 370
और आर्टिकल 35A जिसे रिवोक किया गया उसे अपनी असली हालत में वापस लाया जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? बैनुल अक़वामी सतह पर जिस बाज़मीर माशरे की हम बात करते हैं वो तो बेज़मीर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। किस तरह हम इसे झंझोड़ेंगे, क्या कौन कौन से फ्रंट्स पर हमें मजीद काम करना पड़ेगा, तमाम तफसीलात को ज़ेर बहस लाएंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, टू द पॉइंट बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर रख के बात करते हैं और आपका एक सिफारती तजर्बा है उससे भी इस्तेफादे की कोशिश करेंगे। फार्मर एम्बेसडर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी खादिम अली मांडला साहब, सरपरस्त आला हैं नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और तज्जियाकार भी हैं। मांडला साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपने हमें स्काइप से ज्वाइन किया है, मुमताज़ दिफाई उमूर के माहिर हैं, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर आपकी गहरी नज़र है। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नजमुल साकिब साहब आपसे। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, बिलखुसूस मकबूजा वादी के मजालिम के हवाले से आपकी गहरी नज़र है और आप देख रहे हैं डेवलपमेंट सब आपके सामने हो रही है। पॉजिटिव डेवलपमेंट तो वो हुई जब हमारे DGMOs ने राब्ता किया, एक दूसरे के साथ हॉटलाइन पर राब्ता हुआ। हम ये कह सकते हैं बारिश की पहली बूंद कह सकते हैं कि हमने ये समझा कि सीज फायर के बाद हो सकता है बर्फ पिघले और मुज़ाकरात की तरफ बात आगे बढ़े। लेकिन आप नहीं समझते कि ये नरेंद्र मोदी पे एतमाद करना थोड़ा मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया है और उसमें हिंदुस्तान के मजालिम को जिस तरह आपने दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज़म के साथ जोड़ा है, सबसे पहले तो आपकी टीम और ये आपकी जो प्रोड्यूसर हैं सना साहिबा, इनको मुबारक हो कि इतना अच्छा प्रोग्राम ये कर रहे हैं जिससे हमारे अवाम जो है वो मुस्तफ़ीद भी होते हैं और समझ में भी आती है। और मैं तो यहाँ जब भी आया हूँ मैंने सीखा है। देखिए, ये जो आपने बात की है कि DGMOs ने सीज़ फायर यानी करने की बात की है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और अगर आप 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक देखें, यानी 3 दिन पहले तक, तो आपको नज़र आएगा कि एक बहुत बड़ा खला है जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पैदा हो गया, जिसका आपने जिक्र किया 370 और 35A। और कश्मीर की शख्सियत जो है, मकबूजा कश्मीर की शख्सियत को ना सिर्फ बिगाड़ा गया बल्कि उसको जम कर लिया गया। अब क्या किया जाए? देखिए, जंग तो हमने करनी नहीं है, वो तो हम बार बार कह चुके हैं कि जंग हमने नहीं करनी, क्योंकि जंग जो है वो मसाइल का हल नहीं होता। अब ये है कि अगर पॉलिटिकली या सिफारती तौर पे इसको हल करना है तो मेरे ख्याल में ये जो खिड़की खुली है ये जो DGMOs के साथ, इसको ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थेरीज में ना उलझाएं कि जी ये मोहित यूसुफ ने डोवाल से बात की थी कि नहीं की थी, ये अंदर का मामला क्या है, क्या कश्मीर के ज़िमन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे प्रेशर डाला गया है, क्या ये कोई लॉलीपॉप है जो पाकिस्तान को दिया गया है? ये इस किस्म की बातें करने का वक्त मेरे ख्याल में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कश्मीर हमारे पाकिस्तान की शारग है, वो मेरे कायद कह चुके, हमें एक एक हमारे पाकिस्तानी को इसका पता है। अब सवाल ये है कि अगर हठधर्मी पे आ जाए कोई, जिस तरह हिंदुस्तान आया, और आलमी ताकतें जो हैं वो उसको नहीं देख रही और वो नहीं को यानी कोशिश कर रही, लेकिन एक इसमें डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि यूनाइटेड स्टेट्स से 2 दिन पहले एक बयान आया है और उसके बाद यूनाइटेड नेशन से भी उसकी तौसीक की गई है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिल के बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। और उसमें सबसे खुशी की बात मेरे जैसे जो तालिब इल्म है उनके लिए ये थी कि अमेरिका ने कहा है कि कश्मीर पे बात हो। अब इसमें क्या है कि अब ये सिफारतकारों के ऊपर है और इसमें अभी हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद से नेक्स्ट स्टेप क्या लेती है, क्योंकि अगर आपने इसको कहा कि जी ये लॉलीपॉप दिया है कि प्रेशर ऑफ करने के लिए कि हिंदुस्तान ये चाहता है कि दुनिया को बताए, खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज को बताए और खासुल खास यूनाइटेड स्टेट्स को बताए कि भाईजान हमने हालात ठीक करने शुरू कर दिए हैं, देखिए ये DGMOs आपस में मिले और सीज फायर हो गया है। ये इतना सा भी काम नहीं है, यानी कोई किसी किस्म की सब्सटेंटिव चीज नहीं है। सही, ये आपने एक सिर्फ अमल, अब आगे बढ़ना है। क्यों ना ऐसे किया जाए कि इस्लामाबाद से एक प्रपोजल दी जाए कि वो जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स थी उनको शुरू करते हैं। यस, क्यों ना ऐसे किया जाए कि शाह महमूद कुरैशी साहब की उधर के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की बात की जाए कि अगर आप वाकई संजीदा हैं कि आपने बात करनी है और कश्मीर पे, टेररिज्म पे, सरक्रीक पे, सियाचिन पे, किसी पे भी आपने बात करनी है, या और कुछ नहीं
तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस की बात करनी है तो आइए ना मिलके बैठते हैं। इससे क्या होगा बुखारी साहब? इससे ये होगा कि वो जो फसाड एक क्रिएट किया है ना कि जी देखें हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, सीज फायर तो हमने कर दिया, वो जरा खुल के सामने आएगा। और यकीन कर लीजिए कि इस तरह की अगर कोई प्रपोजल गई, और यार और कुछ नहीं तो क्रिकेट का यानी उनकी टीम ही मंगवाएं, इधर पता चल जाएगा आपको कि पीएसएल हो रहा है, ये खत्म होता है, आइए ना आके क्रिकेट खेलते हैं, ताकि सही मानों में पता लग सके कि हिंदुस्तान का ये वाला जो लॉलीपॉप है सो कॉल्ड, इसके असल में मुजबरात क्या है। सही, बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की है नईमुद्दीन हैदर साहब। किस तरह आप देखते हैं मोइनुद्दीन हैदर साहब, सॉरी, किस तरह देख रहे हैं नजमुल साकिब साहब ने जिस तरह अपनी तजवीज़ में भी कहा क्यों ना हम उस फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो टॉक्स थी उसका आगाज़ कर दें, क्यों ना हम सरक्रीक से लेकर तमाम तर इशूज़ जो हैं उस पर हम बहस करना शुरू कर दें ताकि भारत इस चीज़ से एक्सपोज भी हो जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की तो वो पुराने पैराग्राफ 2-1 आप वो तो हम लोगों ने रट भी लिए, बल्कि पूरी कौम जानती है कि जी दोनों फरीक मिल बैठकर इस मसले का हल तलाश करें और हमें तशवीश का इज़हार है। तशवीश का इज़हार साल में एक दफ़ा होता है सर, उसके बाद वो तशवीश का इज़हार भी नहीं होता। और दूसरी जानिब हमारे गुडविल जेस्चर का क्या फ़ायदा होता है सर? हम अभिनंदन को भी वापस हम कर रहे हैं, हम उनको गुडविल जेस्चर्स के तौर पर माहीगीरों की रिहाई को भी यकीनी बना रहे हैं, हम मुज़ाकरात के लिए बार बार पेशकश भी कर रहे हैं। हमारे जो ये टैक्टिस हैं इनको आप किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल से नजमुल साकिब साहब ने बहुत मजबूत जो है वो तजावीज़ पेश किए हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है हिंदुस्तान के साथ, ज़रूर मैं इसको एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त कहूँगा। जो डीजीएमओस की बात हुई है और सीज फायर होना मेरी नज़र में एक बड़ी बात है, क्योंकि दोनों तरफ जो मुस्लिम आबादी है उसका बेइंतहा नुकसान हो रहा था और बहुत टेंशन थी। और अगर ये माहौल ठंडा पड़ता है तो थोड़ा सांस आएगा, थोड़ा अमन का माहौल कायम होगा, थोड़ा दोनों साइड में कॉन्फिडेंस आएगा आगे बढ़ने का। और पहले इसकी मिसालें हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस की मौजूद हैं, जिसपे फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स भी हुई हैं, जिसपे फॉरेन मिनिस्टर की टॉक्स भी हुई हैं, जिसमें वाजपेयी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान भी बात हुई है। तो ये कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेगा। और हिंदुस्तान को मेरे ख्याल से रियलाइज करना चाहिए कि पड़ोसी तो बदले नहीं जा सकते, जो वाजपेयी साहब ने कहा था। और जहां जहां पर दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और पड़ोसी ने अपने मिसाइल डायलॉग से हल किए हैं, तो वहां पर फिर ट्रेड भी बढ़ी है, टूरिज्म भी बढ़ा है, हालात दोनों मुल्कों ने फिर तरक्की की है जी। और साफ जो इस वक्त एक्टिव नहीं हो पा रहा है वो इसी वजह से हो नहीं पा रहा है कि हिंदुस्तान की हठधर्मी और पाकिस्तान के साथ जो उसके झगड़े हैं। तो हमें कहना चाहिए कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है और अमेरिका का और यूनाइटेड नेशंस का रोल भी इसमें मुस्बत है। यूरोपियन यूनियन भी इसको हमदर्दी की निगाह से देखती है। अब जाहिर है कि कश्मीर का जो भी सोल्यूशन होगा और जो हमारा रेजोल्यूशंस के मुताबिक हमारा स्टैंड है, तो इंडिया ने उसमें कुछ ना कुछ खोना है। सही, टेरिटरी खोनी है, खोनी। सही। तो सर मेरे ख्याल से हमको इस वक्त ये नहीं शर्तें करनी चाहिए कि पहले आप ये इसका स्पेशल स्टेटस जो है उसको वापस करें और फलाना खत्म करें। हमको बिला मशरूत शुरू करनी चाहिए बातचीत। अच्छा जनरल साहब, मैं बड़ी अहम बात यहाँ पे आपसे करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका वसी एक्सपीरियंस है और हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है, और जब वहाँ पे इंतखाबात होते हैं तो महवर जो होता है गुफ्तगू का या इंतखाबी कैंपेन का वो पाकिस्तान होता है, यानी पाकिस्तान कार्ड खेला जाता है। अब अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को और अपने इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव्स को कॉम्प्रोमाइज करेगा बीजेपी इस करंट सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए? आप समझते हैं कि वो इस तरह का कोई स्टेप लेने के लिए तैयार होगा? मेरे ख्याल से तो ये उनके लिए जो दुनिया उनको समझा रही है, हम भी बता रहे हैं। और कब तक हम आपस में जो है एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे और कब तक ये टेंशन रहेगी, कब तक दोनों मुल्कों के अवाम सफर करते रहेंगे? तो जो वहां की सेन लीडरशिप है, इंटेलेक्चुअल्स हैं और दुनिया भी उनको समझा रही है कि आप डायलॉग करें और मसलों को डायलॉग के साथ हल करें और आगे बढ़ें और हालात को नॉर्मलाइज करें। एक छोटा स्टेप भी जो है उम्मीद की किरण पैदा करता है। वीजे में नरमी,
ट्रेड के अंदर थोड़ा वाघा बॉर्डर खुल जाए। पहले सही। कश्मीर में बस चलती थी, मुजफ्फराबाद श्रीनगर, वहां कोई ट्रक आते थे अपने जाके सामान। तो ये सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो हमने पहले ये माइलस्टोन तय किए हुए हैं। सही। हमें चाहिए हम वापस की तरफ बढ़े ताकि दोनों मुल्कों में कॉन्फिडेंस बढ़े आगे बढ़ने का। छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स भी बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। सही। जनरल साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। खादिम अली मांडला साहब ये बताइएगा, जिस तरह अरविंद केजरीवाल, आपने खुद देखा कि वो चीफ मिनिस्टर हैं इस टाइम दिल्ली के, वो भी बरस पड़े हैं, बीजेपी पर बरस पड़े हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को जो है वो ललकारते हुए कहा है कि झूठ बोलना बंद कर दें। ये सूरत हाल नज़र आ रही है, हमें हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें उठती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं ऐसे हालात में कि नरेंद्र मोदी और उनके साथ जो उनके हवारी हैं मुसलमानों पर मजालिम ढा रहे हैं, किसानों पर मजालिम ढा रहे हैं, क्रिश्चियंस पर मजालिम ढा रहे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद में गुंडों ने, आरएसएस के गुंडों ने वर्दियों में मलबूस होकर मजालिम की इंतहा कर दी है। ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात किस तरह साजगार बनाया जा सकता है? क्या इसकी कोई उम्मीद नज़र आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात कि जो हिस्ट्री है इसकी नरेंद्र मोदी की, जो इसकी ट्रेनिंग है आरएसएस से, जो इसकी शुरुआत है वो दरिंदगी से शुरू है, दहशत गर्दी से शुरू है। पूरी दुनिया के अंदर ये दहशत गर्द डिक्लेयर्ड दहशत गर्द था। अमेरिका में जाना इसका बैंड था, यानी कि जो गुजरात में जब ये वसीयत वजीर आला वहाँ था तो उस वक्त जो खून रेजी वहाँ उसने कराई। बाकी अभी आप देख लें, जब से ये वजीर आजम का जो है ओहदे के ऊपर विराजमान है, तो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत की इसने हदें, तमाम हदें अबूर कर दी। पुलवामा में आपने देखा कि इसने खुद अपने सपा को जो है मरवाने से जो है वो बाज नहीं आया, और इसलिए कि इसका मैं इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डालूंगा। फिर जो डोजियर हमने दिया कि अफगानिस्तान के अंदर जो इन्होंने ट्रेनिंग कैंप बनाए हैं, जो इनका सफ़ीर वहाँ बैठा है गौतम, वहाँ इनके रजीज सीना जो जरदैल वहाँ जाते हैं, वहाँ लोगों की मीटिंग करते हैं, वहाँ से दहशत गर्दी जो पाकिस्तान के अंदर कराते हैं। क्या क्या चीज़ें हमने बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर यूएन तक नहीं पहुँचाई। पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरी दुनिया इसको समझ चुकी है। लेकिन अफसोस कि जिन ताकतों ने इनकी तरफ जो है ना इशारा करना था, इनको रोकना था, उन्हीं की अम्ब्रेला के नीचे तो ये सारे काम कर रहे हैं। 9/11 के बाद जब अमेरिका के अंडर ये सारे काम हो रहा है, अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस बैठी है, वहाँ से मुझे ये बताएं कि तमाम हरकत सकनात अगर वो वजीरस्तान में ड्रोन अटैक कर सकते हैं, तो जो डोजियर हमने दिया है, जितनी दहशत गर्दी पाकिस्तान में वो करवा रहे हैं, तो क्या नेटो वहाँ उनको एलिमिनेट नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि ये साइज के लिहाज से पूरी दुनिया में जो इसका भारत का मकाम है, सारे जो है ना आज मफादात की खातर उसकी तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा। तो जहाँ तक उनके अंदरूनी मसाइल है, आजकल जो सिखों का, किसानों का जो एहतजाज चल रहा है, जो केजरीवाल का आपने जिक्र किया, कोई भी बात करे, अभी केजरीवाल ने बात की है तो उसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम शुरू कर दिए हैं कि ये आईएसआई का एजेंट है। जो भी बंदा हक और सच की वहाँ बात करता है, जो हक की बात करता है, उसको जो है पाकिस्तान के साथ वो जो है ना उसकी अटैचमेंट शो करना शुरू करते हैं। लेकिन ये अभी चाइना से देख ले कि चाइना के साथ जो लद्दाख में इनकी पटाई हुई है, पटाई होने के बाद इसकी अकल ठिकाने आ गई। अभी वो इलाका छोड़ के वापस आया। आप समझते हैं कि अकल इतनी ठिकाने आ गई? क्या मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए? मुज़ाकरात देखो, ये अभी इसके हालात जो इंटरनल है बहुत ज्यादा खराब है। उधर चाइना से पटाई है, किसी मुल्क हमसाये के साथ इसकी पोजीशन ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है ये टाइम गेन करने वाला, ये कब से कितने हम जो वादे कर चुके हैं। जब भी हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कभी भी पूरी दुनिया के सामने हमने रखा कि कभी भी हमने को पहल की हो, तशद्दुद की पहल की हो, जब भी ये अटैक करते हैं ये अपनी तरफ से दहशत गर्दी यहाँ कराते हैं। आपने 26 फरवरी को देखा, बिल आखिर हमें 27 फरवरी को इनके जो त्यारे जो शूट डाउन किए, फिर दुनिया में मुतवज्जो हुई। जब भी मुतवज्जो होती है दुनिया, उस वक्त होती है जब आप ताकत अपनी दबाते हो। अगर हम ये कहते रहेंगे कि जंग इसका हल नहीं है, ये दरिंदे का दरिंदगी खत्म करने का हल क्या है? उसकी समाजत तो नहीं कर सकते, उसकी मिन्नत समाजत से काम नहीं चलेगा। सही मांडला साहब, आपको अपना वजन दिखाना है, अपना वजन दिखाना है। ठीक है। अच्छा नजमुल साकिब साहब, आप ये बताइएगा कि एक बात तो हमने सुनी है
कि ताकत की दुनिया है, या तो ताकत की बोली समझती है या मफाद को देखती है, मफादात की दुनिया है। क्या आप समझते हैं कि इन दोनों जो ताकत और मफाद हैं, इन दोनों से निकल कर हिंदुस्तान अंदरूनी प्रेशर, अंदरूनी खलफशार और बैनुल अक़वामी सतह पर जो प्रेशर आ रहा है उसको सामने रखकर मुज़ाकरात के लिए तैयार होने की कोशिश करेंगे? या आपको लगता है कि कुछ उन्हीं हलकों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नरेंद्र मोदी को ये भी मशवरा दे रहे हैं कि वाहिद हल जो है इस खित्ते के इस्तेहकाम के लिए और हिंदुस्तान की वासियों की माशी जो तरक्की है वो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की? आपको क्या लगता है ये डेवलपमेंट नज़र तो आ रही हैं, होनी भी चाहिए, हमारे लिए भी बहुत खुशाइंद है, हिंदुस्तान की वासियों के लिए बहुत खुशाइंद है, वजूहात आपको क्या लग रही हैं? देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी बात की कि इसमें बहुत सारी साजिशी थ्योरियां जो है ना, जब कोई इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो जिस किसी का जो दिल चाहता है, जिसको उसको समझ आती है, वो बयान कर देता है। सही। मिसाल के तौर पे कि जी चूंकि डोजियर हमने पेश किया या EU डिसइंफो लैब ने ये किया तो उस प्रेशर में आ गया। एक सिफारतकार के तौर पे जब मैं ये देखता हूँ तो उसमें ऐसा होता है जी कि वो जिस तरह वो शेर है एक, कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जब आप मुल्कों की बात करते हैं, जब आप दो मुल्कों की और ख़ास तौर पे कश्मीर जैसे मसले पे या नगोर्नो कराबाख जैसे मसले में या UK और स्पेन के दरमियान जिब्राल्टर का जो मसला है, इसमें एक तो वक्त लगता है। आपको अचानक जज्बाती तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि देखिए जी ये वाकया पेश आया, इसके ऊपर तो जंग बनती है जी बस। देखें, ये मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं ये इंसानों के ताल्लुकात की तरह नहीं होते। इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है ना हमारा गैरत का, तो आप समझते हैं कि उजलत में नहीं करना चाहिए, गैरत का, हमीयत का, कि जी ये हमारी गैरत का मसला है, ये हमीयत का, ये बातें पुरानी हो गई हैं। ये उस वक्त की बातें हैं जब तलवारें हाथ में होती थी और घोड़ों पे बैठे होते थे आप। आजकल दौर है हाइब्रिड वॉरफेयर का, जिसमें के फौजें आमने सामने नहीं होती, लेकिन आप काइनेटिक जो आपके 3-4 हैं तरीके वो, और जो नॉन काइनेटिक तरीके हैं उनके मुताबिक वार करते हैं। आपको दुश्मन का पता भी नहीं चलता कि ये वार कहां से हुआ। अच्छा, अब इससे में क्या किया जाए? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हिंदुस्तान पे जो है वो प्रेशर फील हो रहा है। देखिए, हिंदुस्तान को सिर्फ पाकिस्तान की ही मुसीबत नहीं पड़ी हुई, ये देखना बड़ा जरूरी है। जब आप किसी मसले को, किसी चीज को देखते हैं ना, किसी समस्या को, तो उसमें चारों तरफ से देखना पड़ता है। क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान की वाहिद मुसीबत है? ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत चाइना है। बिल्कुल। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त यह है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और उसको अपनी शनाख्त के मसाइल हैं। वो अखंड भारत की तरफ जब देखता है तो उसको समझ आती है कि ये हालात तो उस तरफ नहीं जा रहे। वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनना चाहता है। ये है मसाइल। उसको अपने अंदरूनी, सिर्फ कश्मीर, मकबूजा कश्मीर थोड़ी है, कितनी ही उसमें तहरीकें चल रही हैं, 25-30 तो आराम से आप गिन सकते हैं जो अलहदगी की तहरीकें हैं। तो हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान वाहिद समस्या नहीं है, इसमें और भी हैं। अब इस वक्त के अगर आप हालात देखें, देखिए कि नवंबर पिछला जो अभी गुजरा है, इसमें हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने 1-2 लॉ पास किए जी ये एग्रीकल्चर के बारे में, जिसपे कि ये जो आपके सिख बरादरान हैं, जो भगत सिंह के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कहा जी साढ़े ना गल कर लो, गल मुका लो, वरना गल वध जाएगी। अब उन्होंने उस वक्त उसको लाइटली लिया। अब यकीन कीजिए कि ये तहरीक जो है, अब ये तहरीक वो नहीं है जिसमें आप कहते हैं कि जी ये इनके यानी इनके वो हैं, यानी मुतालबात हैं, इनको पूरा कर देते हैं। इस वक्त ये तहरीक पूरी दुनिया देख रही है। और 1907 की बात है जी, जब ये एक तहरीक शुरू हुई थी किसानों की, यानी, और उसके बाद अवध की तहरीक है जिसमें कि बहुत सारे किसान इकट्ठे हो गए थे। ये वो वाली नहीं है। सही। ये देखिएगा कि ये अपनी इंटेंसिटी और स्केल में ये बहुत ज्यादा है। अब उनका जो है वो एक पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो, ये सर आपने केजरीवाल की बात की कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि फेस सेविंग कहां से करें। और क्यों ये तहरीक इस हद तक पहुंची कि उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स के आसपास उन्होंने लाइब्रेरियां बना ली हैं। बिल्कुल। उन्होंने चाय पानी का बंदोबस्त कर लिया है और उन्होंने कहा है जीतांगे
या मरांगे। और जब ये आप सुनते हैं ना जीतांगे या मरांगे, विक्ट्री और डेथ, तो मुझे तो याद आती है पात्रिया और मोर्ते, जो कि यानी वतन हासिल करेंगे या मर जाएंगे, तो फिदेल कास्त्रो ने किया था। अब ये तहरीक सिर्फ किसानों की नहीं है, इसमें दलित शामिल हो गए हैं, इसमें जर्नलिस्ट शामिल हो गए हैं, इसमें तमाम वो तबकात जो कि मुतासिर थे हिंदुस्तान के अंदर, वो सब शामिल हो गए हैं। और आप यकीन कीजिए, इस वक्त की आखिरी बात, 7 साल तकरीबन हो गए हैं नरेंद्र मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर और उनकी ताकत के। ये चैलेंज जो है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस वक्त उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही इसमें से कैसे निकलें। सही है, आपने बड़ी एक अहम बात की जनरल साहब। जिस तरह नजमुल साकिब भी कह रहे हैं कि ओवरऑल घेरा तंग होता जा रहा है, नरेंद्र मोदी अपने ही जाल में फंसते जा रहा है, अपनी ही पॉलिसीज की वजह से, नाकाम पॉलिसीज की वजह से इंतहा पसंदी में न एक तरफ तो रुझान का इजाफा और दूसरी तरफ अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं और जो उनकी स्टेट्स हैं, अब वो आज़ादी की डगर पर चल पड़ी हैं। तो इन तमाम प्रेशर्स को देखते हुए और ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए, सिर्फ उन्होंने कहा पाकिस्तान टेंशन नहीं है, गलवान में और लद्दाख में क्या किस तरह मार पड़ी वो आपके सामने है। नेपाल के साथ उन्होंने एक कोशिश की कि किसी न किसी तरह ओली शर्मा को जो है वो मैनेज किया जाए, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं कर सके। उन्होंने भी ऐलान कर दिया अपनी टेरिटरी के हवाले से, उन्होंने भी वाजे कर दिया पूरी दुनिया के सामने। इसी तरह बांग्लादेश भी नाराज़ है, श्रीलंका भी नाराज़ है, वहाँ पर भी तामिल टाइगर्स भेजे गए, मालदीव्स के साथ जो कुछ किया, यानी अपने लिए घेरा खुद तंग कर रहा है नरेंद्र मोदी। तो अब शायद उस इन तमाम झंझटों से निकलने की एक कोशिश भी हम इसे समझ सकते हैं। इज दैट राइट सर? देखिए, जो भी वजूहात हो, ये वजूहात जो आपने गिनवाई नजमुल साकिब साहब ने कही, वो सब सही है। हिंदुस्तान जरूर मुश्किल में है, बहुत उनको सियासी चैलेंजेस दरपेश हैं, उनकी मईशत ने भी कोरोना की वजह से बहुत सफर किया है और उनकी जीडीपी ग्रोथ पे ये फर्क आया है। ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो हमारी हॉस्टिलिटी है हिंदुस्तान के साथ पिछले चंद सालों से, वाजपेयी साहब के जाने के बाद, बल्कि मनमोहन सिंह के जाने के बाद, ये मतलब कि गैर कुदरती है कि कब तक हम अपना गार्ड ऊपर रखेंगे, कब तक हम एक दूसरे गिरबान पकड़े रखेंगे। और आपको पता है कि वाजपेयी साहब के जमाने में और मनमोहन सिंह साहब के जमाने में हम बहुत करीब आ गए थे, इन मसलों को हल करने के करीब थे। और उस जमाने में पेट भी खुली, बॉर्डर भी खुले, वीजा में भी नरमियां हुई, झूठा प्रोपेगेंडा, हॉस्टिलिटीज भी कम हुई। तो ये जो कश्मीर का मसला इतना दरीना और पुराना है, ये तो अल्टीमेट है कि ये जब हिंदुस्तान के साथ कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स तय करते चले जाएंगे और हालात बेहतर होते चले जाएंगे, तो वे कश्मीर भी एजेंडे पर आ जाएगा और कश्मीर का भी कोई हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब जो शुरुआत हुई है, इनको हमको मुस्बत तरीके से लेना चाहिए और इस पर फर्दर बिल्डअप करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर जो कि पहले अचीव किए थे। देखिए, एक जमाने में दोनों मुल्कों में बसें भी चल रही थी, दोस्ती की ट्रेनें भी चल रही थी, लोग वाघा क्रॉस भी कर लेते थे, मुजफ्फराबाद श्रीनगर, ये तमाम काम दोबारा से आस्ता आस्ता शुरू करने चाहिए। और जब ये शुरू होंगे, दोनों साइड में कॉन्फिडेंस आएगा और दोनों साइडें फिर आगे बढ़ेंगी और फिर हमारा जो मेन मसला है, कर्ज ऑफ द मैटर है, उसकी तरफ भी फिर वो चली जाएंगी। और मेरे ख्याल है दुनिया की फिजा भी पाकिस्तान के हक में हमवार हो रही है। दुनिया ने देख लिया कि हमने टेररिज्म में बहुत कुर्बानियां देकर अपने मुल्क में अमन कायम किया है और हम जेन्युइनली अपने मुल्क में हमने कवानीन बनाए हैं टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। और हमारे अज़ाइम जितने भी हैं, कोई चाराना नहीं है, प्रमन है। हाँ, अपने डिफेंस के लिए हम हर वक्त बहुत मजबूती से पुरअज़म है कि किसी ने हमारे साथ मिस एडवेंचर किया तो हम जरूर उसका जवाब बहुत मजबूत देंगे। तो मेरे ख्याल से डायलॉग इज दी कॉल ऑफ द डे और इसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए और इस बात को आगे सफारती लेवल पर, आगे पॉलिटिकल लेवल पर आगे बढ़ाना चाहिए। सही। अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बैनुल अक़वामी दुनिया भी इस पर नजर रखे हुए है। सर, बैनुल अक़वामी दुनिया संजीदा है कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले में या इस खिते में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े?
मेरे ख्याल से क्यों नहीं। उनको पता है दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, और अगर बात कोई इस किस्म की खतरनाक बात आगे बढ़ गई तो ये दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये चीजें तो तमाम यूरोपियन यूनियन वाले भी समझते हैं, और भारत भी समझता है, और बाकी लोग भी समझते हैं। और इसलिए वो सब हमेशा इसी बात पर जोर देते हैं कि आप डायलॉग कीजिए, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एनकरेज करते हैं। और पहले भी जो डायलॉग हुए थे वो उन्हीं की एनकरेजमेंट और उनके कहने के ऊपर शुरू हुए थे, जिसमें अच्छी पेशरफ हो गई थी। अच्छा सर, दो न्यूक्लियर स्टेट्स के माबैन होने वाला जो ये क्लैश है, ये ज्यादा खतरा है या ताकत का बेदरेग इस्तेमाल वेस्ट की जानिब से और ताकतवर ममालिक की जानिब से किया जाता है, ये इंतहा पसंदी को फरोग देता है? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो हमारे बहुत से मुसलमान ममालिक ने पिछले 15 सालों में अरब स्प्रिंग के नाम पर कभी इराक पर चढ़ाई हो गई, कभी लीबिया पर हो गई, कभी सीरिया पर हो गई, तो यमन पर हो गई, अफगानिस्तान मतलब कि इतनी बड़ी फोर्सेस नाटो और अमेरिका के सुपर पावर चढ़ दौड़ी, उससे पहले सोवियत यूनियन सुपर पावर चढ़ दौड़ी थी। तो आप ये देखिए कि इससे दुनिया का अमन तबाह हो रहा है, इससे दहशतगर्दी बढ़ रही है। अगर आप किसी के बच्चों को, औरतों को, लोगों को मारेंगे, बेगुनाहों को मारेंगे, तो उनके दिल में जो मोहब्बत के जज्बात में पड़ेंगे उनके दुश्मन के खिलाफ जो उनको मार रहा है, बिल्कुल, वो तो सारी उम्र के लिए उनके दिल दिमाग में दुश्मनी बैठ जाएगी। तो ये जितने भी जुल्म होते हैं इसका जवाब देना पड़ता है। और आपके सामने है कि जो बुस्ते में जो कुछ हुआ, हजरत गोनी में हुआ, उस मकसद से तुर्कों ने 400 साल पहले उनके साथ जाति की थी। तो आप देखिए कि आर्ट ऑफ टॉलरेशन में किस तरह तमाम लोगों के खराब जज्बात जो थे, मनफी जज्बात उभर के आ गए। सही। ये ताकत का गैर मुहाबा इस्तेमाल मजबूत ताकतों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और आपको पता है कि अमेरिका इस वजह से दुनिया में अपना जो क्लाउड था और उसकी इज्जत तो कम हुई है इन चीजों की वजह से। सही। मांडला साहब, जिस तरह जनरल साहब ने भी फरमाया कि ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े, दुनिया को भी इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिला वजह लोगों का खून बहाया जा रहा है, बिला वजह लोगों के लिए माशी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, बिला वजह एक डिप्रेशन और टेंशन में घेरा हुआ है ये पूरा खिता। इस पे मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान की तो इस हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन आप नहीं समझते कि आप भारत को स्टेप लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तमाम तरह स्टेप ले चुका है। अब भारत को भी आगे बढ़ना होगा कि वो उस मुज़ाकरात के लिए जो है आगे बढ़े, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ एक हवा चली हुई है और वहाँ का लोगों का वहाँ एक परसेप्शन भी है। और आपको पता है परसेप्शन बड़ा मैटर करता है कि अगर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात हिंदुस्तान में कोई करना शुरू कर दे तो वो तो फ़ौरन पाकिस्तान के एजेंट करार दे देते हैं उसको। देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी क्लियर बात है। जैसे जनरल साहब ने कहा कि हम कब तक एक दूसरे का गिरबान पकड़ के लड़ते रहेंगे, हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी शारक जो है वो आज़ाद नहीं होगी। हमें लड़ना चाहिए, लड़ना पड़ेगा, वो किसी भी फॉर्म में हम लड़े, वो सफारती मुआहदा समझ लें। बाकी जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो पाकिस्तान ने हर वक्त, जैसे ये हुकूमत आई तो प्राइम मिनिस्टर ने मेरा ख्याल है पहले ही दिन ऐलान किया कि आप हमारी तरफ एक कदम बढ़े, हम 2 कदम बढ़ेंगे। हमने कब इनकार किया है, लेकिन जुल्म और बर्बरियत तो उसकी तरफ से आती है। शाहराग हमारे कायद, जैसे साकिब साहब फरमाया कि वो कह गया कि हमारी शाहराग है, और बंदे की शाहराग कट जाए, फंस जाए तो बंदा तड़फे भी ना, उसकी जान वो थरथराहट भी महसूस ना हो, तो वो कैसी शाहराग है कि हम बातें कर रहे हैं। 370 और 35A का जब खात्मा कर दिया, खात्मे के बाद अभी जो डोमिसाइल वहां वो हिंदू की बस्ती बसा रहा है, लाखों के हिसाब से जो है ना वो डोमिसाइल दे रहा है। कल वो जाके साल 6 महीने गुजरने दे, वो कहेगा ठीक है यहाँ इलेक्शन करा दें, यहाँ रेफरेंडम करा दें, वहाँ हिंदू की मेजॉरिटी हो चुकी होगी, हम जो है ना यहाँ बैठ के दूसरी बातें करेंगे। ठीक है, मुज़ाकरात हम अमन तो इस्लाम हमारा अमन का बड़े पॉइंट की बात की है मांडला साहब, आपने बड़े पॉइंट की बात की कि अगर हम इस इंतजार में बैठे रहें तो डेमोग्राफिक जो चेंजेस लाई जा रही हैं और जिस तरह हिंदुओं की बस्तियां बनाई जा रही हैं, उनकी रिटायर्ड फौजियों की बस्तियां बनाई जा रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको माइनॉरिटी में तब्दील कर दे। देखो वो तो शुरुआत है उसकी, वो कर चुका है। वहां आरएसएस के गुंडे जो है ज्यादातर उन लोगों को वहां भेज रहा है, वो जो जुल्मों पर बरियत भी कर रहे हैं, अस्मत दरी भी कर रहे हैं, वो खून भी रोज वहां चल रहा है, बैठ रहा है, किसी को अगवा कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ये तमाम बातों का असर
उस खित्ते के ऊपर क्या जाता है, वहां जो बच्चे मासूम हैं, बहनें हैं, भाई हैं मासूम, वो उनके ऊपर जो है वो क्या असरात पड़ रहे हैं। कि हमारी बातचीत तो होगी, ठीक है जी, मुज़ाकरात होंगे। मैं कहता हूं कि सबसे पहले जैसे ये 5 अगस्त 2019 को उन्होंने 370 और 35A का खात्मा किया था, अभी अगर बातचीत शुरू किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जब हमने अपने अपने सफीर उन्होंने भी वापस किया, हमने भी अपना वापस बुलाया। हमने क्या कहा कि जब तक नॉर्मलाइज नहीं होता, 370 और 35A का खात्मा नहीं करते, उस वक्त हालात मामूल पे नहीं आएंगे। आज हम मुज़ाकरात करते हैं तो कश्मीरी जो वहां फंसे हुए हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बने हुए हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, मुझे बताया कि उन जुल्मों की क्या बन रहा है। वैसे ये मांडला साहब का जो पॉइंट है, नजमुल साकिब साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। इन्होंने बड़ी एक अहम तवज्जो मबजूल नोटिस ही कह सकते हैं, इनकी स्टेटमेंट ही कह सकते हैं कि अगर इसी तरह डेमोग्राफिक चेंजेस लाई गई मजीद और इसी तरीके से डोमिसाइल्स का इजरा जारी रहा, तो एक वक्त ऐसा आएगा हम मुज़ाकरात की भी बात करेंगे, लेकिन वहां पर वो रेफरेंडम और इलेक्शन की जब बात होगी, जो हमेशा एक सो कॉल्ड इलेक्शन होता है, तो वो तो फिर हिंदू मेजॉरिटी में हो जाएगा सर। मेजॉरिटेरियन रूल फिर नजर आएगा हमें मकबूजा वादी में। बुखारी साहब, अगर आपके सर में दर्द हो शदीद किस्म का, माइग्रेन टाइप, तो आप गला काट देंगे इसलिए कि सर का दर्द है वो खत्म हो जाएगा। बाबा, सर का दर्द तो खत्म हो जाएगा लेकिन गला भी कटेगा। इसके लिए पैरासीटामोल ढूंढनी चाहिए, और वो पैरासीटामोल आपको मिलती है सिफारती जगह पे जहां पे बातचीत होती है। दो तरीके हैं। इस वक्त के मौजूदा हालात में दो वाज़े अप्रोचेस हमारे सामने हैं। अब ये डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे, इमरान खान साहब, वो क्या करते हैं, या बाकी लोग जो हैं उनका क्या यानी प्रेशर पड़ता है प्राइम मिनिस्टर पे और वो क्या यानी तरीकाकार इख्तियार करते हैं। पहला कि हम इस पे टिक जाएं कि जब तक मकबूजा कश्मीर में 2019 5 अगस्त की सिचुएशन से पहले की नहीं आती, हम बात नहीं करेंगे। अपनी हैसियत बहाल करेंगे पहले हम बात नहीं करेंगे, और साथ ही कि वहां पे ये जो जुल्म है ये खत्म करें, ये इस्मतदरी खत्म करें, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स खत्म करें, ये अगवा खत्म करें, वगैरह वगैरह। जब तक ये नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। ये है एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच ये है कि आप कम से कम टेबल पे तो बैठे, क्योंकि जो पहली अप्रोच है ना, उसमें फर्ज करें हिंदुस्तान कहता है जी कि असी नहीं मान दे, क्या करेंगे? क्या करेंगे आपने जंग तो करनी नहीं है, तो आप फिर इंतजार करेंगे वेटिंग फॉर अल्लाह कि जी को अल्लाह की तरफ से कुछ चीज आएगी। लैसा लिल इंसाना इल्ला मासा, उसमें यह है कि आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है। दूसरी अप्रोच यह है कि आपको पता है कि यह शाहरग है आपको पता है कि जितनी जंगें हुई हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, उसके वस्त में, उसके न्यूक्लियस में कश्मीर था। कश्मीर हमारी शाहरग है, मान लिया। अब इसको हासिल कैसे करना है, इसके लिए दूसरी अप्रोच मेरे ख्याल में 35 साल जो हमने झक मारी है इस दश्त की सयाही में, उसमें यही पता लगा है कि बातचीत से मसाइल हल हों तो अच्छा होता है, वरना नुकसान इसका। सर, आपका 35 साल तजर्बा बोल। फौरी खबर से आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाने वाला इवेंट का 12वां मैच मुलतवी कर दिया गया है और यह मैच अब कल शाम 7 बजे खेला जाएगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात लेंगे। स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे ज़ीशान कुयूम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, पहले आज खेले जाने वाले मैच का टाइम तब्दील किया गया 7 से 9 और आज ये मैच मुलतवी कर दिया गया है। अहम मैच था आज का, अब ये कल खेला जाएगा। मजीद आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज PSL इंतजामिया को और लीग को एक बड़ा झटका लगा जब मैच से 2 घंटे कबल ये खबर आई कि एक प्लेयर का जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, और बाद में ये इतलात आने शुरू होगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो प्लेयर है। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फिर तस्दीक भी की कि उनके जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं फवाद अहमद, उनका कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है। लेकिन उसके बाद तमाम बाकी जो अरकान हैं टीम के, उनके टेस्ट लिए गए जो कि मनफी आए हैं। फिर ये पहले कहा जा रहा था कि मैच जो है वो 2 घंटे के लिए मुलतवी किया गया है और आज रात 9 बजे शुरू होगा, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से अब इस मैच को एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है और अब ये मैच कल शाम 7 बजे जो है वो खेला जाएगा। कल वैसे PSL में रेस्ट डे था और इसलिए अब इस मैच को एक दिन आगे लेकर गया है और उस वजह से शेड्यूल में अब मजीद कोई तब्दीली नहीं होगी।
बहुत शुक्रिया ज़ीशान क्यूम, आपने हमें अपडेट किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान आज खेला जाने वाला इवेंट का 12वां मैच मुलतवी कर दिया गया है और अब यह मैच कल शाम 7 बजे खेला जाएगा, जो कि पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पीटीवी न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। है कि देरपा जो मसाइल का हल है वो डायलॉग के ही थ्रू मुमकिन है, जंगों के थ्रू मुमकिन नहीं है। लड़ाई झगड़े के जरिए वो मसले हल नहीं होते, उससे और पेचीदा हो जाते हैं और मुश्किल हो जाते हैं। और ये भी मैंने आपसे अर्ज की कि अपनी तारीख को देखें, दोनों ममालिक ने आपस में बड़े बड़े वादे भी किए हैं। अयूब खान और नेहरू ने अपना वादा किया था इंडस्ट्रेशन का, एक पेचीदा मसला था कई साल मुज़ाकरात के बाद। इसके अलावा रेफ्यूजीज का मसला था और प्रॉपर्टीज का मसला था। और बाद में आपको पता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो दौर था मनमोहन सिंह साहब का, उसमें काफी हद तक हालात नॉर्मलाइज हो गए थे और कश्मीर के हल की तरफ के नजदीक तरीन हम पहुंच गए थे। जो कभी हम नजदीक तरीन पहुंचे वो उस वक्त पहुंच गए थे, लेकिन मुल्क के हालात इस किस्म के हो गए, बुगला की तहरीक चल गई, मुल्क के हालात बिगड़ गए और मनमोहन सिंह साहब को आना था इस सिलसिले में कश्मीर का मसले के ऊपर साइन करने में, तो मतलब में फंस के रह गया। ये तमाम ये रोड मैप जो बंद था और जिस पर हम चलते हो हमारे सामने है, उसको वापस रिट्रेस करके हम उस पर दोबारा से चल सकते हैं और इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए शर्त यह है कि दोनों साइडों में एक नियति हो, अमन कायम करने की ख्वाहिश हो, और धांधली अपनी ताकत के बल होने पर डिक्टेट करने की मतलब कि वो कोशिश ना करें तो मसाइल हल हो जाएंगे, हल की तरफ चल पड़ेंगे। अच्छा जनरल साहब, भरोसा कैसे किया जाए? जैसे आपने नेहरू का जिक्र किया, 58 में उन्होंने कश्मीरियों के साथ भी कमिटमेंट की थी कि आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे रह सकते हैं। फिर आपने समझौतों की बात की तो एक समझौता एक्सप्रेस भी थी, एक सफरी समझौता या मुआहिदा था, उसके साथ क्या हुआ वो भी आपके सामने है। मनमोहन सिंह की आप बात करते हैं तो उस दौर में भी एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही थी और एक तरफ मकबूजा वादी में इज्तिमाई खबरें दरियाफ्त हो रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने बैकडोर डिप्लोमेसी से भी हमने काम लिया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, लाहौर, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, लेकिन उसके बाद भी सर मामलात जूं के तू रहे। कौन सा ऐसा गैप है, कौन सी ऐसी जगह खाली रह जाती है सर जिसे पुर करने की जरूरत है? देखिए बात यह है कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान में भी होती है, उनके कर्नल साहब इन्वॉल्व थे समझौता एक्सप्रेस में जी, लेकिन उसके बाद भी ट्रेनें चली है, मुनाबा एक्सप्रेस भी चली है यहाँ से मीरपुर खास से जी, और बाकी वाघा से बॉर्डर से भी चली है, उसके बाद चली है। और मतलब इसका मतलब यह है कि हम अपने मामला दहशतगर्दों के हवाले कर दें कि एक दहशतगर्दी के वाक़या हिंदुस्तान में पेश आए, पाकिस्तान में पेश आए, हम अपने तमाम रास्ते तोड़ लें, जो हमने पेशरफ किए उसको हम छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, दहशतगर्द खाली हिंदुस्तान में नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे यहाँ पर ऐसे मामला थे जो हमारे लिए परेशान कुन थे, जिन पर हमने बड़ी मुश्किल के साथ बड़ी मेहनत और कुर्बानी के बाद काबू पाया है और जिसकी वजह से हमारी दुनिया में कुछ इज्जत बनी है। जी बिल्कुल जनरल साहब, तो उसकी पुष्टबनाई कौन कर रहा था या उन तंजीमों को बनाने में और उनसे काम लेने में किसका किरदार था, ये भी सब जानते हैं सर। जी जी, लेकिन देखिए बात यह कि इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, तो तारीख का मामला है, सब दुनिया जानती है कि हमने कश्मीर में जंगें भी की, हमने वहां पर मुजाहिदीन के जरिए भी उसको आजाद कराने की कोशिश की, हमने सिफारती कोशिशें भी की, पाकिस्तान ने तो तमाम महाजों पर आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आखिर में मसला इसका जितना नजमुल साकिब साहब ने कहा हल मकसद मुज़ाकरात ही है। जिस वक्त वो शुरू होंगे तो ये खून फटेगी, हालात बेहतर होंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मांडला साहब, कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा आपके सामने। आसिया अंद्राबी हमारी बहन, जो कुछ उसके साथ हो रहा है, नाहिदा नसरीन है उनके साथ, फहमीदा सूफ़ी हैं, मोहम्मद अशरफ सहराई हैं, मोहम्मद यासीन मलिक हैं, शबीर अहमद शाह हैं, मुसरत आलम भट्ट हैं और नसीम अहमद ख़ान हैं, शाहिदुल इस्लाम हैं, शाहिद शाह हैं, सैयद शकील अहमद हैं। मैं नाम ले रहा हूँ जो इस वक्त कैद में है और उनको दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। अमीर हमज़ा हैं, फ़ारूक अहमद हैं, मोहम्मद यूसुफ फलाई हैं, डॉक्टर मोहम्मद कासम हैं, डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी हैं, डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद भट्ट हैं,
कश्मीरी ताजिर ज़हूर वटाली है, शकील अहमद हैं, सैयद इम्तियाज़ हैदर, 65 साला मोहम्मद शाबान हैं, 78 साला मोहम्मद यूसुफ है, शकील अहमद है और सैकड़ों बेपनाह इस वक्त कैदी हैं जो कि बदतरीन इस वक्त मजालिम का सामना कर रहे हैं और कैद हैं और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है रियासती दहशतगर्दी का। इन पे कौन आवाज़ उठाएगा? देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी क्लियर बात है कि उनकी निगाहें किस तरफ हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। वहां हर शहीद होने वाला बच्चा हो, बूढ़ा हो, बच्ची हो, औरत हो, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग में हमें लपेट कर हमारी तदफीर की जाए। वो हर सुबह जो तलू होती है वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि हम किन की शारग हैं, जिनकी शारग हैं उनका बयान, उनके ठीक है। हम तो हमेशा करते हैं बात कि मुज़ाकरात हो, अमन हम चाहते हैं, लेकिन अमन किस तरीके से? जब भी हमने अमन की बात की है, उस अमन को सबोताज किसने किया? हमने बसें चलाई, समझौता एक्सप्रेस चलाए, लेकिन हमारा हशर क्या किया? जब उनका हम एक कैदी यहाँ से फूल पहनाकर भिजवाते हैं तो वो आगे से जवाब में हमारे कैदियों की लाशें भिजवाते हैं। ये तारीख का हिस्सा है। यानी कि हर चीज़ को हमें सामने रखना है कि हमने हर पेशकश को जो है उस तरीके से लेते हैं, बड़ी ईमानदारी से, बड़े यकीन के साथ कि चलो दिन चले, आगे को बेहतरी का जो है वो रास्ता निकलेगा। लेकिन आगे बेहतरी की कोई किरणी रोशनी नजर नहीं आती। उनके मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके, प्राइम मिनिस्टर उनका बांग्लादेश में आकर ऐलान कर देता है कि हमने बांग्लादेश जब जो है ना जुदा किया, पाकिस्तान नरेंद्र मोदी ने अवार्ड भी लिया, उस पे अवार्ड भी लिया। अच्छा, नजमुल साकिब साहब कंक्लूड कर दीजिएगा सर। वैसे हमारा ये भी नहीं है, मांडला साहब के जो कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं ना सांप का डसा जो है वो रस्सी से भी डरता है, तो शायद यही हम कह रहे हैं कि एतमाद नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट डेफिसिट है, माजी के तल्ख तजर्बात हैं सर। और दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये बात दुरुस्त है। देखिए, आपने अपनी ऑप्शंस देखनी होती हैं बुखारी साहब। मेरे सामने एक सिचुएशन है कि जिसमें मेरा मद्दे मुकाबल जो है, जो मेरे सामने आदमी है या मेरे सामने जो डेलीगेशन है, वो बात करने को तैयार ही नहीं है। वो मीटिंग का टाइम भी नहीं तय कर रहे, उसको परवाह ही नहीं पड़ी हुई कि उसने मीटिंग करनी है, तो मुज़ाकरात किधर गए? सबसे पहले ये है, हमने माना, जल साहब ने भी ठीक कहा और हमारे दोस्त खादिम अली, ये जो यानी हमारे बैठे हुए हैं इधर दोस्त, इन्होंने भी ठीक कहा खादिम अली साहब ने कि मुज़ाकरात जो हैं इस पे तो कोई दो राय नहीं है। सवाल यह है कैसे किए जाएं। उसका हल मिला है पिछले ये 2 साल का जो अरसा गुजरा है, जिसमें कि बहुत कुछ हिंदुस्तान ने कोशिश की पाकिस्तान को प्रोवोक करने की, पाकिस्तान प्रोवोक नहीं हुआ। और यकीन कर लीजिए कि इस चीज का पूरी दुनिया में बाकायदा तौर पे इसका एहसास किया गया कि पाकिस्तान ने रेस्ट्रेंट जाहिर किया। मुज़ाकरात के लिए हालात हमवार हो रहे हैं, होने दीजिए। और एक और चीज कि पाकिस्तानी अवाम जब तक बीच में मौजूद है, कश्मीर भी इंशाअल्लाह ताला हमारा ये रहेगा और हम एक दिन इंशाअल्लाह ताला फतहयाब होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, आप लोग तशरीफ लाए और एक सैर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश की। ये सिलसिला जारी रहेगा, भारत को बेनकाब करते रहेंगे, मुस्तकबिल की राहें हमवार करते रहेंगे, भारत के जवाब के मुंतज़िर रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।